हर पल आपके साथ। बिहार चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार थम गया है। रोजगार, पलायन, विकास और घुसपैठियों के मुद्दे पर दोनों ही गठबंधनों के दावे और वादों के शोर प्रचार के बाद अब थम गया है। दूसरे चरण की 122 सीटों पर 11 तारीख को पड़ेंगे वोट। मगध, तिरहुत, मिथिलांचल और सीमांचल में बदले समीकरणों में सेंध से किसका होगा नुकसान? बिहार के लिए किसके पास है विकास और सुरक्षा का भरोसा? जानेंगे राजनीतिक पार्टियों से। साथ ही बात होगी बंगाल में जारी है एसआईआर प्रक्रिया, बताएंगे क्यों मची है घुसपैठियों में खलबली। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ ही सबसे पहले आइए नजर डालेंगे न्यूज नाइट में अभी तक की हेडलाइंस पर। डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को नई ऊंचाई देने में जुटी। रजत जयंती पर देवभूमि को प्रधानमंत्री ने दी 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। स्मारक डाक टिकट भी किया जारी। थम गया बिहार के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर तय होगी सियासी साख। नीतीश सरकार के 10 मंत्रियों समेत राजद, कांग्रेस के दिग्गजों की दांव पर किस्मत। एसआईआर की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में दहशत। सीमावर्ती इलाकों से भाग रहे बांग्लादेशी कई गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा एसआईआर में शामिल किया जाए सिर्फ वैध भारतीय नागरिकों के नाम। अंगोला भारत के बीच मछली पालन, हवाई क्षेत्रों में सहयोग समेत हुए कई समझौते। राष्ट्रपति ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों पर दिया जोर। कहा दोनों देश कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने पर हैं सहमत। और भूटान की राजधानी थिम्पू में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन। दुनिया भर से पहुंच रहे हजारों बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और शांति साधक। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुए शामिल। उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को अगले 25 वर्ष के लक्ष्य को केंद्र में रखकर काम करना होगा। पर्यटन, स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने और आपदा प्रबंधन को और भी प्रभावी बनाए जाने पर प्रधानमंत्री ने विशेष जोर दिया। देहरादून स्थित ऐतिहासिक वन अनुसंधान संस्थान FRI प्रधानमंत्री के स्वागत में स्थानीय लोगों का अभूतपूर्व उत्साह। पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल की गूंज। मौका रहा उत्तराखंड राज्य गठन का 25वां वर्ष यानी रजत जयंती समारोह। बीते 25 वर्षों में राज्य की गति और प्रगति दिखाती एक प्रदर्शनी का उद्घाटन। उसके बाद एक स्मारक डाक टिकट और कॉफी टेबल पुस्तक का भी प्रधानमंत्री ने अनावरण किया। उन्होंने राज्य गठन के लिए हुए संघर्ष और आंदोलनकारियों को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के वक्त बजट 4,000 करोड़ रुपए का था, जो आज बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है। ये प्रगति दिखाता है। ऐसे में भविष्य के लक्ष्य भी राज्य को तय कर आगे बढ़ना होगा। जहां चाह वहां राह। इसलिए जब हमें ये पता होगा हमारा लक्ष्य क्या है, तो वहां पहुंचने का रोड मैप भी उतनी ही तेजी से बनेगा। उत्तराखंड का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। उत्तराखंड अगर ठान ले
तो अगले कुछ ही वर्षों में खुद को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित कर सकता है। प्रधानमंत्री ने 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। परियोजना पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन के साथ साथ तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी व कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास में तेजी के साथ काम कर रही है। राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल को अपनाए जाने, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ाने के उपाय अपनाए जाने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों से नवाचार को लेकर जानकारी भी हासिल की। नहीं तो ये जब से प्रधानमंत्री आए तो ठीक ही है। उनकी वजह से तो ऐसा है कि महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ गई है, हमारे काम में रोजगार में भी आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बायरैक, ये ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हम स्टार्टअप्स की ग्रोथ को छोटे कमरे से बड़े जाने तक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो उत्तराखंड में हमें ये सब मिला है, तो हम बस बहुत धन्य हैं कि हमको गवर्नमेंट एक्चुअली ग्राउंड पे ये सपोर्ट दे रही है। राज्य विकास को लेकर उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य के विकास में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। उत्तराखंड की अब तक की विकास यात्रा में कई रुकावटें आई हैं, लेकिन भाजपा की मजबूत सरकार ने हर बार उन बाधाओं को पार किया और ये सुनिश्चित किया है कि विकास की गति पर ब्रेक न लगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस गंभीरता से यहां समान नागरिक संहिता को लागू किया, वो दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल है। इको टूरिज्म, विंटर टूरिज्म, डेस्टिनेशन वेडिंग, वेलनेस जैसे नए उभर रहे अवसरों के लिए राज्य को तैयार रहने के लिए प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इंफ्रा विकास के साथ ये सभी अवसर समृद्धि के दरवाजे खोलेंगे। देहरादून से उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। दूसरे चरण के प्रचार का शोर आज थम गया है। बिहार दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर रविवार शाम थम गया। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद दूसरे चरण का मतदान दिलचस्प हो गया है। दूसरे चरण की 122 सीटों पर कई समीकरणों के असर ने 2020 के नतीजों को प्रभावित किया था। नए समीकरणों के लिहाज से दूसरा चरण बीजेपी और आरजेडी के लिए साख बचाने की चुनौती है। अमित शाह, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं ने कई जिलों में रैलियां की। दोनों ही गठबंधनों के नेताओं के तीखे राजनीतिक वार आज भी जारी रहे। दूसरे चरण के लिए थमा प्रचार का शोर। 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा मतदान। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर अब सियासी रण की आवाजें थम गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का दूसरा चरण अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। पहले चरण के मतदान ने देश को चौंका कर रख दिया। बिहार की जनता ने पहली बार रिकॉर्ड मतदान किया। अब बारी 20 जिलों की 122 सीटों की है, जहां 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस दिन 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला बिहार के वोटर्स करेंगे। एनडीए और महागठबंधन ने प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दूसरे चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे वे हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गयाजी, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास शामिल हैं। दूसरे चरण के चुनावी रण में 134 महिला, एक थर्ड जेंडर और 1167 पुरुष उम्मीदवारों समेत कुल 1302 उम्मीदवार हैं। इनके भाग्य का फैसला 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे, जिनमें 1 करोड़ 95 लाख पुरुष तो 1 करोड़ 74 लाख महिला वोटर हैं। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 120 उम्मीदवार पहली बार चुनावी ताल ठोक रही जन स्वराज पार्टी ने उतारे हैं। आरजेडी ने 71, बीजेपी 53, जेडीयू ने 44, कांग्रेस ने 37, एलजेपी आरवी 15, सीपीआई एमएल 6, सीपीआई 4, वीआईपी के 7, हम के 6 प्रत्याशी
आरएलएम के 4 तो एआईएमआईएम ने 20 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं 462 निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का माना जा रहा है। दूसरे चरण में नीतीश सरकार के 10 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है, तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी ही नहीं कांग्रेस को भी साबित करने का चैलेंज होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी को बिहार में अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है। किसका होगा बिहार? फिर से नीतीश के सर सजेगा ताज या तेजस्वी को मिलेगा 36वें जन्मदिन का उपहार? ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी। फिलहाल पहले चरण के लिए हुए बम्पर मतदान ने सियासी दलों को खुश कर दिया है। अब निगाहें 11 नवंबर को होने वाले मतदान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसका होगा बिहार? उससे पहले दूसरे चरण का मतदान भी बेहद अहम होने जा रहा है। 122 सीटें ये जो हैं दूसरे चरण की, उस पे आइए एक नजर डालते हैं 2020 के नतीजे क्या कहते थे। 2020 के नतीजों में इन 20 जिलों की 122 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 42 सीटें, जेडीयू के खाते में 20 सीटें हैं, हम पार्टी जीतन राम मांझी 4 सीटें इस चरण में 122 सीटों में है। वहीं कांग्रेस के खाते में 11 सीटें गई थी। आरजेडी को 33 सीटें 2020 में मिली थी। यानी आरजेडी बीजेपी, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के लिए साख बचाने की ये पूरी दूसरे चरण की 122 सीटें हैं। सीपीआई एमएल को, माले को 5 सीटें थी। एआईएमआईएम ने कई समीकरणों को ध्वस्त किया था 2020 में, 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बसपा ने भी अपना 1 सीट का खाता खोला था। यानी कि परंपरागत वोट जिन पार्टियों के रहे हैं उनमें एक बड़ी सेंध थी। 2020 के नतीजे ये बताते हैं। दूसरे चरण में क्षेत्रवार अब नजर डालते हैं 122 सीटों का क्या ब्रेकअप है। ये मगध की 29 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी, राजद के पास 15 सीटें थी, जदयू के पास 1 सीट थी, कांग्रेस के पास 3, भाकपा माले के पास 2 सीटें मगध के इलाके में हैं, हम की 4 ही सीटें मगध से ही थी। अंग क्षेत्र में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, राजद के पास 2 थी, जदयू के पास 4, कांग्रेस के पास 1 सीट थी। भोजपुर वो क्षेत्र था जिसमें राजद को सीटें सबसे ज्यादा मिली थी, 7 सीटें थी, 2 कांग्रेस को थी। भोजपुर वो क्षेत्र रहेगा जहां राजद और कांग्रेस यानी महागठबंधन ने जो जीत दर्ज की थी उसे बचाने की एक कवायद होगी। कोसी में 1 सीट भाजपा की थी, 4 सीट जदयू की थी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सीमांचल और अन्य क्षेत्रों में जो बड़े परिवर्तन देखने को मिले थे। मिथिला 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, राजद के पास 2, जदयू के पास 3 सीटें थी। तिरहुत ये एक वो क्षेत्र है जिसमें लगातार हमने देखा अमित शाह की रैलियां हुई हैं और रैली में एक तरह से जिस तरह की बड़ी भीड़ दिखाई दी है वो दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें 2020 में मिली थी, राजद को 6 सीटें, जदयू की 4 सीटें। यानी कि ये वो इलाका है जो एनडीए के लिए अपनी सीटों को बचाने का इलाका होगा। कुल सीटें 30 थी इस इलाके की। तिरहुत की 30 सीटों में से 19 और 4 सीटें एनडीए गठबंधन को गई थी। सीमांचल वो इलाका था जिसमें कुछ नए परिवर्तन दिखाई दिए थे। भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें थी, राजद के खाते में 1 सीट गई, जदयू के पास 4 थी, कांग्रेस के पास 5 सीटें थी। यानी ये वो इलाका था जिसमें एआईएमआईएम के 5 सीटें। सीमांचल के 4 जिलों में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिले थे और इसी टैली में ये भी आपको बताएं कि बसपा की 1 सीट आई थी जिसने पिछले गणित को बिगाड़ा भी था। राजनीतिक पार्टियों के परंपरागत वोट में एक बड़ी सेंध थी। यानी भारतीय जनता पार्टी को 122 सीटों में से 42 सीटें, राजद को 33 सीटें, जदयू को 20 सीटें हैं 122 में से, कांग्रेस को 11 सीटें हैं, माकपा माले की 5 सीटें हैं, हम की 4। हम और माकपा माले दोनों के लिए भी बड़ी चुनौती है क्योंकि बिहार की राजनीति में इन दोनों के लिए ये दोनों ही नंबर को बरकरार रखना जरूरी होगा। तो कुल 120 सीटों का ये आंकड़ा है जो हमने आपके सामने रखा है। आइए एक नजर डालते हैं क्योंकि दूसरा चरण जो है 122 सीटों पर सबसे ज्यादा साख जो दाव पे है वो एनडीए नीतीश कुमार के मंत्रियों की है, जिसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी बेतिया से चुनाव मैदान में है। तेजी से हम दिखाते हैं आपको, चकाई से विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह चुनावी मैदान में है। ये वो कुछ बड़े चेहरे हैं जो 122 सीटों पर जिस पे सबकी नजर रहेंगी। सुपौल से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव चुनाव में हैं।
छातापुर से लोक स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग मंत्री नीरज कुमार सिंह, धमदाहा से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्री लेसी सिंह चुनावी मैदान में हैं। तो नीतीश कुमार को अपने इन तमाम मंत्रियों की साख को भी बचाने की एक बड़ी चुनौती है। अमरपुर से भवन निर्माण मंत्री जयंत राज चुनावी मैदान में हैं। चुनावी नतीजे बहुत कुछ साबित करते हैं कि किस तरह से मंत्रियों का पूरा परफॉर्मेंस रहा है 5 साल। चैनपुर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री हैं मोहम्मद जमा खान। 10 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। झंझारपुर से उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। तो ये तमाम मंत्री दूसरे चरण के चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। हरसिद्धि से गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंद पासवान चुनावी मैदान में होंगे और फुलपरास से परिवहन मंत्री शीला कुमारी। तो महिलाओं और पुरुषों के साथ कुल 10 मंत्रियों की किस्मत दांव पे होगी दूसरे चरण के चुनाव में। तो बेहद अहम होने जा रहा है 122 सीटों पे दूसरे चरण का चुनाव। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने दूसरे चरण को अहम बना दिया। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है उसने भी दूसरे चरण के उत्साह को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चर्चा होगी विशेष मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आपको बताएं आज का विशेष बिहार चुनाव, विकास नाम जंगल राज। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता रवि त्रिपाठी जी, कांग्रेस नेता अजय वर्मा, आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगी कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी का ही। अजय वर्मा जी, ये इलाका वो है आरजेडी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद अहम 122 सीटें, क्योंकि इसी इलाके के कई ऐसे समीकरण 2020 में बदले हैं जिसमें बसपा को 1 सीट मिली, एआईएमआईएम ने अपना खाता खोला 5 सीटों के साथ। तो इस बार की किस तरह की चुनौती इस इलाके से आप लोग देख रहे हैं? रितु जी, सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार। प्रथम बार मैं आपकी डिबेट में बैठ रहा हूं और सारे एंकरों के साथ तो मैं बैठ चुका हूं डीडी न्यूज पर। दूसरा, मैं बताना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के द्वितीय चरण का जो चुनाव 11 तारीख को है 122 सीटों पर 18 जनपदों की है। देखिए, हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी में वीआईपी, राजद यानी हमारे नीतीश जी, हमारे राहुल गांधी जी, सहनी पवन सहनी जी, सीपीएम वाले, सीपीआई और झारखंड मुक्ति मोर्चा। हमें इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कि सरकार की जो पिछले 20 साल की विफलताएं थी, एंटी इनकम्बेंसी थी पूरे बिहार में, वो 7.5 करोड़ वोटरों में थी। नंबर 1। नंबर 2, हम क्यों मजबूती से अपने आप पक्ष रख रहे हैं और हम क्यों श्योर हैं। हमने काम बहुत किया है। हमारे टाइम में ना पुल गिरे, ना पुल बहे, ना छात्रों पे लाठी मारी गई, ना पेपर लीक हुए, ना महिलाओं से लूट बलात्कार के मामले हुए, ना हत्या हुई। जैसे अभी सिवान में मर्डर हुआ, आरा में मर्डर हुआ, मोकाम में मर्डर हुआ, मर्डर ही मर्डर काम चल रहे थे, गांधी मैदान में मर्डर हुआ। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव है आम आदमी का बीच वीआईपी आदमियों से। हम आम आदमी हैं, वीआईपी आदमियों के साथ अडानी साहब और अन्य लोग हैं। हमारे साथ 88% एससी और शेड्यूल कास्ट बिहार के वो लोग हैं जो कि अच्छा सरकार क्या कर रही है, देश की सरकार और गृह मंत्री जी कोई मुद्दा नहीं है, केवल झूठ बोलते हैं। झूठ इसलिए बोलते हैं, कहते हैं अजय वर्मा जी, चुनाव से पहले ही वोट अधिकार यात्रा, जिसको कि एक तरह से पहले चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग ने इस मुद्दे को लगभग ये बता दिया कि जनता के लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं था। बात तो जनता की हो रही है, जनता किन मुद्दों को स्वीकारती है। अमित शाह ने आज जो रैली की उसमें बहुत साफ कहा है राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी कितनी ही यात्रा कर लें, पटना से इटली तक फायदा नहीं होगा। सरकार हर घुसपैठियों को देश और बिहार से बाहर निकालेगी। जी बिल्कुल। देखिए, बिहार से गुजरात तक कितना ही झूठ बोल लें, कितना ही झूठ बोल लें, लेकिन अभी भी अमित शाह जी को शायद हमारे गृह मंत्री हैं आदरणीय भूलने की बीमारी है। कह रहे हैं मित्रों, बिहार में एनडीए की सरकार बना दीजिए। अरे भाई, ये तो 20 साल से आपकी सरकार है, तो हम बिहार को विकसित प्रदेश बना देंगे। इसका मतलब 20 साल में ये विकसित प्रदेश नहीं था, ये सड़ा गला प्रदेश था। अब ये विकसित बना देंगे। तो ये लोग समझ चुके हैं कि ये महिला विरोधी लोग ये कभी भी डेवलप नहीं होना देना चाहते बिहार के हालात। अब देखिए, आज मैंने आपको एक लिस्ट दी थी आपके परसों के शो में। आप राकेश सिन्हा बीजेपी के एमएलए, बीजेपी मोर्चे के इनके अध्यक्ष,
एक इनके बीजेपी झुग्गी झोपड़ी के अध्यक्ष, दिल्ली में वोट डाली, फोटो डाला, फिर इन्होंने, मैं फोटो तो दिखाऊं कहो तो, फिर बिहार में डाला। अच्छा, ना कर ना डर, जैसे हमने यार, हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने अपनी ट्विटर हैंडल से, पवन खेड़ा जी ने, सुप्रिया ने, मैंने डाला है कि ये देखो डबल वोट डाली है। अगर आपने वोट कटवा ली थी तो फिर सबूत तो डालते उस पर कि ये कटवा ली है। जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। झूठ बोलते हैं कि आपने कटवा लिए, सबूत देंगे नहीं। जैसे वो कहते हैं ना, सारी चीज कराएंगे पर डिग्री नहीं बताएंगे। अरे कहीं नौकरी पे अजय वर्मा जी, मसला सिर्फ मुद्दों का हो रहा है, मुद्दों की बात कर रहे हैं। दूसरे चरण में चुनाव चला गया, एक मुद्दा रवि त्रिपाठी है। रवि त्रिपाठी जी, कांग्रेस का कहना है कि जिस मुद्दे को आप लगातार मुद्दा बना रहे हैं, घुसपैठिया कॉरिडोर की बात कर रहे हैं अमित शाह, ये बड़ा मुद्दा है ही नहीं बिहार की जनता के लिए। नहीं, देखिए, घुसपैठिया कुछ सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मुद्दा है। और इस मुद्दे को हम लगातार संसद से लेकर तमाम जगह उठा रहे हैं, चाहे वो बंगाल चुनाव हो, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे राजस्थान, हर चुनाव में इस मुद्दे को उठाते हैं। और इस वजह से उठाते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है। खाली आपको बताऊं ऋतु जी, एक डाटा है कि अभी जब से SIR बिहार में शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर अभी तक 4000 लोग जो है गिरफ्तार किए गए, रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए, जिनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था। इसी सीमांचल की घटना है ये। 300 लोग भाग रहे थे, भागते हुए बॉर्डर पर गिरफ्तार किए गए कि 300 लोग, जो कि उनको लगा कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है, सरकार पकड़ेगी, तो उनको बॉर्डर पे गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा इशू है। और बांग्लादेशी घुसपैठ, पता नहीं कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा इशू नहीं है। इन्हीं की सरकार के समय ये इशू आया था। इसी मुद्दे पर पूरा असम की सरकार चली गई थी। असम में बड़ा आंदोलन चला था घुसपैठ को लेकर। इनको पता होना चाहिए, 80 के दशक में पूरी सरकार इनकी गई थी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा मुद्दा है। और हम चाहते हैं कि एक भी घुसपैठी हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, उसको वापस भेजा जाएगा, जो भी रोहिंग्या हो चाहे घुसपैठी हो। और जहां तक आंकड़ों की बात आई, देखिए, हमारी सरकार ने काम किया है। और 15 साल में, चूंकि कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में थी, महागठबंधन के साथ, जब 90 से लेकर 95 2005 तक की सरकार रही है, तो उसमें बीच में अभी अलायंस में रहे। इतना गड्ढा इन्होंने बिहार में किया, इतना सड़क पे गड्ढा था, इतना कानून व्यवस्था में गड्ढा था कि उसको गड्ढे को भरने में आपको समय लगा। 2014 में आज सड़क है, 2014 में एक बात को निगामा साहब गुजरात से आए। भाई साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, मैंने पूरा सुना था तसल्ली से आपको। जी रवि जी, अपनी बात पूरी करिए। कि हमने, और ये आंकड़ा बताता हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक सिर्फ किडनैपिंग के 32,000 केस हुए थे इसी बिहार में। किडनैपिंग एक उद्योग था, जो इंडस्ट्री लगाने की लोग बात करते हैं। लोग यहाँ से पलायन करके क्यों गए थे? मैं भी पलायन करके गया था, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती थी बिहार में। हम लोग को जब सेशन लेट होने लगा, तो 91 से मैं 93 तक, न फर्स्ट ईयर का एग्जाम न सेकेंड ईयर का एग्जाम, हम दिल्ली गए। दिल्ली में हमने पढ़ाई लिखाई की, और अब लोग रिवर्स पलायन कर रहे हैं। इसी बिहार के हालात है कि वोट डाले बिहार, दिल्ली में नहीं, यहाँ वोट डालूंगा। मेरा यहीं का वोट है। मैं चंपारण में बैठा हूँ। 20,000 लोग जो ट्रेनों में भर के गए हैं, बैठा हूँ मैं चंपारण, दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, बिहार में भी डाल रहे हैं। और नहीं तो जो गलत वोट डाल देंगे, मरे हुए लोगों का लिस्ट में नाम था भाई साहब। 20 लाख लोगों का नाम काटा चुनाव आयोग ने। SIR की प्रक्रिया इसलिए है, जो फर्जी वोटर हैं उन्हें हटाया जाए, जो डुप्लीकेसी है उसे हटाया जाए। उस पे आपको पूरा यकीन नहीं, एक पूरी प्रक्रिया हुई है, उसके बाद चुनाव हो रहा है। बात यह है कि वहां की जनता को अगर शिकायत है तो वो अपने आप बताएगी उन बातों को। अगर जनता बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा ले रही है, तो राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे विफल हो रहे हैं, उनका कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा। अरुण कुमार जी मेरे पास हैं, आरजेडी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश आपके पास आऊंगे, उससे पहले अरुण कुमार जी के पास। अरुण कुमार जी, दूसरे दौर में चुनाव पहुंच गया है, विकास बनाम जंगल राज का एक बड़ा मुद्दा। पहले आप प्रवक्ताओं का सुन लीजिए, फिर विश्लेषक से पूछिएगा। जी, आप कहेंगे क्या? जी डॉक्टर दिनेश, फिर आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो भाई कह रहे हैं कि बारी बारी से पहले तीनों पार्टी के मौका दे लीजिए, फिर विश्लेषक से। किसको कितना मौका देना है, कब मौका? मैं सवाल आपके पास लेके आ रही हूँ, आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? अरुण कुमार जी, दूसरे चरण के चुनाव में पहुंच गए, 122 सीटों में सीमांचल मिथिलांचल बेहद अहम। किस तरह से आप देखते हैं? AIMIM इस चरण में 19 सीटों पर है। 5 का खाता MIM ने 2020 में अपना खोला था। ये कितनी बड़ी चोट आप देखते हैं? और 122 सीटों पर किसकी साख दांव पे दिखाई देती है? नहीं, देखिए, 122 सीटों के लिए दूसरे चरण में मतदान हो रहे हैं 20 जिलों में। उसमें पिछले चुनाव में आपने तो विस्तार से सब पार्टी का बनाया भी। 70 सीटें एनडीए की जीती हुई सीटें हैं जिस पर कब्जा है, और 52 सीटें महागठबंधन की है। अब ये तस्वीर इसको समझिए कि सेकेंड फेज का चुनाव सत्तारूढ़ दल के लिए कितना महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण। विपक्ष को 52 सीटें हैं
अब ये जो अभी आपने प्रारंभिक अपने संबोधन में बातें बताई कि फर्स्ट फेज के चुनाव में जो 121 सीटों के लिए चुनाव हुए, आजादी के बाद पहली बार सर्वाधिक टर्नआउट बम्पर वोटिंग हुई, कोई 65% से अधिक की वोटिंग हुई। ये वोटिंग के जो अभी एक सभी दल के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है कि वोटिंग में जो मतदाताओं ने या तो उत्साह दिखाया, जो सरकार के कामकाज से संतुष्ट थे, SIR का प्रभाव था, छठ के तुरंत बाद ये चुनाव हो रहा है, जो छठ में जो लोग आए हैं बिहार, जो प्रवास यहाँ तो प्रवासी मजदूरों की और बिहार से मजदूर के पलायन की एक अस्थायी समस्या है, वैसे मजदूर रह गए। फिर यहाँ जो फ्री बीज बांटे गए उसका असर है क्या, या फिर जो तेजस्वी कहते हैं, या वर्मा साहब अभी बता रहे थे कि जो इस सरकार ने 20 साल कुछ नहीं किया, विकासहीनता हो गई, इनके कालखंड में जो राजद या कांग्रेस का शासन था, या अकेले 90 के पहले जो अंतिम शासन कांग्रेस का रहा, उस समय विकास की धारा बह रही थी, जनता या तो उस पर भरोसा करेगी। लेकिन आज भी ऋतु जी, पिछले चुनाव के आंकड़े आप यदि देखेंगे तो 2020 के चुनाव में 62% वोटिंग हुई, उसके बाद 25 साल में कोई 60% से अधिक क्रॉस नहीं किया। अभी 60% और उसमें महिलाओं की भागीदारी अबाउट 9% अधिक है। पिछले कई चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। ये क्या दर्शाता है, ये किसके खाते में जाएगा? ये तो या करवट बदलेगा, ये नतीजा क्या जो अभी वोटिंग हुई है कि जो सत्तारूढ़ दल बहुत प्रसन्न है कि भाई हमारे काम से हमने जो 10-10 हजार रुपए कोई 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 9 नवंबर तक डाल दिए, उसका प्रभाव है कि 400 पेंशन योजना थी उसको हमने 1100 जुलाई से बांट दिया, उसका प्रभाव है। 125 यूनिट फ्री बिजली, इसका प्रभाव है। या तेजस्वी जो कह रहे हैं कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो हर घर में 20 महीने में एक बंदे को सरकारी नौकरी देंगे जिसके घर में नहीं। महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत को क्या आप मानते हैं कि सिर्फ 10,000 और 30,000 तक की बात तक सीमित रखना ये गलत आकलन है, ये गलत व्याख्या की जा रही है महिलाओं के वोट की। मैं बता रहा हूं महिलाओं कि ने आपको अपनी सुरक्षा के लिए, महिलाओं ने अपने विकास के लिए, अपने मुद्दों के लिए वोट दिया है। डॉक्टर दिनेश पाल, आप कह रहे थे, आप कहना चाहते हैं जंगल राज बनाम विकास, ये साफ साफ दिखाई देता है कि जिस तरह से महिलाएं इस समय वोट कर रही हैं बिहार में, आखिर क्या वजह है कि यही वोट प्रतिशत महिलाओं का आज से 20 साल पहले नहीं था? देखिए ऋतु जी, जंगल राज बनाम विकास नहीं, बल्कि निकम्मी और झूठी जुमलेबाज सरकार बनाम वादों पे खड़ी उतरने वाली सरकार का चुनाव होने जा रहा है। और तेजस्वी जी का जो पिछले 17 महीना में जो उन्होंने अपने वादों को पूरा किया, कि किस तरह से उन्होंने नौकरी दी और नौकरी दिलवाई नीतीश जी से, और जातिगत सर्वेक्षण हुआ, आरक्षण का विस्तार हुआ, इन तमाम अपने कामों से और उन्होंने अपने विश्वास जीता है जनता में बिहार में। और नीतीश जी की जो पिछले कुछ महीनों की आप कार्यक्रम को देखेंगे, उनकी हरकतों को देखेंगे, तो बिहार में एक संदेश गया है कि नीतीश जी अब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, उम्र अधिक हो गया। डॉक्टर दिनेश पाल, मैंने आपसे ये पूछा कि पिछले 20 साल में महिलाओं ने अगर वोट करना शुरू किया है और इतनी बड़ी संख्या में, तो उसकी क्या वजह है? झूठ बोलेंगे हम चुप रहेंगे। 17 महीने का काम गिनाएंगे और हमारी 15 साल का काम क्यों नहीं गिनाएंगे? आप बोल रहे थे तब नहीं बोले, झूठ आप बोल रहे थे, बोलिए। डॉक्टर दिनेश पाल, सवाल ये है कि महिलाएं अगर इतना बढ़ चढ़ के वोट कर रही हैं तो उसकी क्या वजह आंकते हैं आरजेडी? देखिए ऋतु जी, महिलाएं नहीं, महिलाओं के साथ साथ युवाओं ने भी बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। और यह इसी बार नहीं, अब आप लगातार देखेंगे कि महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहता है। उसके पीछे कई कारण है। एक तो बहुत बड़ा कारण यह है कि बिहार के अधिकांशतः पुरुष बिहार में रोजगार और नौकरी न होने के कारण अन्य प्रदेशों में जाकर मजदूरी करने को, काम करने को मजबूर हैं। तो आप बिहार के गांव में जाएंगी तो पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक दिखेंगी। तो एक तो बड़ा वजह है कि पुरुष बाहर में ही बहुत अभी रह गए हैं, काम से लौट नहीं पाए हैं, इसलिए महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा होता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कि 15 में या 20 में भी महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा है, जिसका फायदा यह हुआ कि आरजेडी की सबसे बड़ी पार्टी रही 15 में भी और 20 में भी। और इस बार महिलाओं के साथ साथ युवाओं ने भी विश्वास जताया है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में जब युवाओं ने नौकरी की मांग की, तब बिहार में लाठियां बरसाई गई, नौकरी के नाम पे उन्हें पीटा गया। और पिछले आप लगातार आप देखेंगे कि इतनी 65,000 के आसपास हत्याएं हुई हैं 20 सालों में। उसके बाद रेप की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। तो इस अभी एनसीआरबी का आंकड़ा आया है जिसके अनुसार बिहार पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश टॉप में हत्या, अपहरण और बलात्कार के मामले में था, दूसरे नंबर पर बिहार है।
तो नीतीश जी की जो सरकार है उससे बिहार की जनता एक में उबन हो गई है। और तेजस्वी जी ने जब कहा कि 500 में हम सिलेंडर देंगे, डॉक्टर दिनेश पाल, सीमांचल में AIMIM का उदय क्या आपके लिए एक बड़ा झटका नहीं लेके आया है? देखिए, MIM का कोई उदय नहीं, ऐसा नहीं कि इसी साल पार्टी आई है, पुरानी पार्टी है, उनका अधिकार है चुनाव लड़ना, वो अपने बातों को लेकर उनके बीच जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने देखिए, एक दूसरी तरफ भाजपा सामने है जो कि कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन वह बिहार के 17.5% मुस्लिम आबादी को बिल्कुल दरकिनार करती है, एक टिकट नहीं देती है उनको, ऊपर से उनको टारगेट करते हुए बेबुनियाद। हाँ, अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि हम हर चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं। ये क्यों चुनाव में ही उठाते हैं? शर्म की बात तो ये है। जिस गृह हमने संसद में बोला, हमने संसद में बोला, संसद में 12 राज्यों में घुसपैठियों का मसला चुनाव का मसला नहीं है। बाधा डालते हैं। सुन लीजिए ऋतु जी, सुन लीजिए, एक मौका दीजिएगा मुझे इनके बात को सफाई देने का, एक मौका मुझे चाहिए। त्रिपाठी जी सुनिए, जिस गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है राष्ट्र की सुरक्षा करना, सीमाओं की सुरक्षा करना, घुसपैठियों को बाहर करना, वह गृह मंत्री सिर्फ चुनाव में आकर चुनाव भाषण देता है। जब SIR होता है तो उसमें एक घुसपैठियों का नाम सामने नहीं आता है। और जिस ओवैसी की बात कर रहे हैं, ठीक, रवि त्रिपाठी जी, आप पर आरोप यही है कि घुसपैठियों का मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा है। बिल्कुल, बिहार के जो जरूरी मुद्दे हैं, गरीबी, शिक्षा। डॉक्टर दिनेश, आपकी बात सुन ली गई। डॉक्टर दिनेश, रवि त्रिपाठी जी को जवाब देने दीजिए, मेरे पास समय कम है। सीमांचल में वैसी वहाँ की जनता नकारेगी, और हम लोग अगर वहाँ सीमांचल में भी इस बार सीटें बढ़ेंगी, और मगध में तो पहले से है। और शाहबाद में आपने जो ग्राफ दिखाया उसमें कैमूर को छोड़ दिया, भोजपुर के साथ। कैमूर में पिछली बार 4 सीट में से बीजेपी 4 सीट हारी थी, और इस बार भी NDA हार रहा है। वहां पे जमा खान जो मंत्री है वो भी हार रहे हैं इस बार। ऋतु जी, मुसलमानों को सिर्फ ये लोग वोटर मानते हैं, उनको भी नेतृत्व देना नहीं चाहते, खाली बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। स्टार प्रचारक है। सीएम घोषित कर, इन्होंने डिप्टी सीएम घोषित किया साहनी साहब को, क्यों नहीं टिकट दिए हैं और डिप्टी सीएम भी बनाया? कहाँ घोषित किया आपने? क्यों नहीं घोषित किया कि एक मुस्लिम को आप डिप्टी सीएम बनाएंगे? और 2005 में ऋतु जी आपको याद होगा, हम लोग हिंदू बनाया, बौद्ध बनाया, रामविलास पासवान ने कहा कि आप मुसलमान को बनाइए, हम समर्थन करते हैं आपको। लालू जी उस समय नहीं बनाए। कितने हमदर्द हैं आप मुसलमानों के, हमें पता है। वोट चाहिए आपको। और जहां तक आखिर की बात है, बताना चाहता हूं कि महिला वोटर क्यों वोट करता है। इसमें देखिए, बिहार में काम हुआ है महिलाओं को लेकर, 50% भागीदारी दी गई पंचायत के चुनाव में महिलाओं को, साथ 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को। जीविका जैसी स्कीम चल रही है, शराब बंदी करके महिलाओं का भरोसा जीता इस सरकार ने। तो तमाम सारी काम सरकार ने किए हैं, इसलिए महिलाएं भरोसा करती हैं नीतीश कुमार पर। और महिलाओं को भरोसा है कि जब तक नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, सुरक्षित है इस राज्य में। जहां गुंडागर्दी चलती है, सीट देने की बारी आती है, टिकट देने की बारी आती है, तब इनको महिला लोग रहेंगे। जंगल राज में महिलाएं नहीं रहना चाहती हैं। आप भी महिला हैं और महिलाओं की स्थिति आप जानती हैं। और बिहार हम आए हुए हैं, मैं तो जंगल राज का भुक्तभोगी भी हूँ और जंगल राज के जाने का गवाह भी हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा ना भैया, आप एक रुकिए, सुनिए, मैं बता रहा हूँ। मैंने इसलिए बोला कि डॉक्टर दिनेश पाल, महिलाओं का वोट बिहार की नई परिभाषा करने जा रहा है। महिलाओं का वोट अगर दूसरे चरण में भी इसी तरह बढ़ चढ़कर होता है, जो मत प्रतिशत को प्रभावित करता है, तो ये मान लीजिए कि आने वाले समय में महिला वोटर एक बड़ा हिस्सा ऐसा होने जा रही है जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों को और गंभीरता से भी सोचना पड़ेगा। आप उन्हें इतने गंभीरता से अगर नहीं लेंगे तो उसके बड़े असर आप लोगों को दिखाई देंगे। अरुण जी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, घुसपैठियों का मुद्दा क्या बिहार के लिए बड़ा मुद्दा है? अमित शाह का ये कहना कि घुसपैठिया कॉरिडोर पर काम कर रहा है, कांग्रेस और घुसपैठिया कॉरिडोर को बचाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, तो ये बड़ा बयान है दूसरे चरण के चुनाव से पहले। देखिए, महिला के बारे में बात कर रही है। महिला तो अब आधी आबादी बिहार में भाग विधाता बनी हुई है। नीतीश कुमार ने महिला सेंट्रिक जितनी योजनाएं की, अब ये यहाँ बार पलटवार जो बातें हो रही है वो तो उनका अपना विषय है, लेकिन इस सच्चाई इसको कबूल करना चाहिए कि नीतीश गवर्नमेंट ने जब से साइकिल, पोशाक से लेके और शिक्षा उन्नयन के लिए सारी योजनाएं की, या शराबबंदी भी कहिए, जो पूर्ण शराबबंदी का हस्र क्या है कि शराबबंदी है आज सब जगह जहां चाहिए मिल जाती है, एक अलग विषय है। लेकिन नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए, चाहे पंचायत नगर निकायों में आरक्षण कहिए, तो उसका असर निश्चित रूप से महिलाओं की जो एक दूसरा है बूथ पर, पिछले 2 दशक से पहले की बात करें, बूथ पर जाने के लिए महिला तो छोड़ दिए, पुरुष जाने में कुछ झिझक होती थी, जिसको चुनाव में ड्यूटी लगती थी, वो लोग कांपते थे। आज वो स्थिति नहीं है, इसलिए महिलाओं का जो टर्नआउट बढ़ा है,
महिलाओं का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भागीदारी बढ़ी है, ये तो सचमुच बहुत सबके लिए एक संतोष ही नहीं, बहुत ऐतिहासिक की बात हो रही है। अब रही बात जो आपने सवाल किया, सीमांचल में घुसपैठ की समस्या है, तो जो कुछ अमित शाह जी कह रहे हैं अब चुनाव के ही समय में कह रहे हैं, लेकिन समस्या तो वहां है। आज वहां यदि AIM ने पिछले चुनाव में जो एक धाक दिखाई, जो लोग मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उसको झटका नहीं था क्या? और इस चुनाव में ओवैसी साहब 25 सीट के लड़ रहे हैं, न सिर्फ 4 जिलों में जहां 24 सीटें हैं वहां, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आज मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टी, चाहे वो राजद हो, AIM हो, जन स्वराज हो या जदयू हो, ये ना बीजेपी को तो कोई मतलब नहीं है कि ना वो कैंडिडेट कहते हैं ना उनके वोट की चिंता करते हैं। मुस्लिम मतदाताओं की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों के लिए भी 2025 का विधानसभा चुनाव एक बड़ा रिजल्ट लेके आने वाला है। डॉक्टर दिनेश पाल, इस तरह की राजनीति नहीं, विकास की एक ऐसी राजनीति जिसमें सभी वर्गों को साथ लेके चलने की राजनीति की जरूरत है आज के समय में। दूसरा चरण बेहद अहम होने जा रहा है दोनों ही गठबंधनों के लिए। हालांकि एनडीए की 62 सीटें हैं, जिस पर साख चुनौती पर एनडीए के मंत्रियों की भी है, साथ ही साथ दोनों ही गठबंधनों की भी है दूसरे चरण में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा के लिए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्यों बंगाल में बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों में मची है खलबली। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया जारी है। एक तरफ 7,36,37,529 मतदाताओं में से अभी तक 4,85,00,000 मतदाताओं तक एन्यूमरेशन फॉर्म पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पार कर बांग्लादेश भाग रहे सैकड़ों घुसपैठिए, अब तक कई घुसपैठियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस बीच भारत सरकार और चुनाव आयोग की पश्चिम बंगाल को लेकर जो चिंताएं थी वह अब सच साबित हो रही हैं। SIR पर पश्चिम बंगाल में हड़कंप, बांग्लादेशी घुसपैठियों में खलबली, बांग्लादेशी घुसपैठियों का भागना शुरू, धरे गए कई घुसपैठिए। पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया लागू होने के बाद हड़कंप मच गया है। राज्य में घुसपैठियों के बीच डर का माहौल है, वहीं सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। SIR शुरू होने के 7 दिनों के भीतर ही प्रदेश के जिलों से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के राज्य छोड़ने की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। रविवार को न्यू टाउन के इको पार्क के गेट नंबर 6 पर ऐसी एक तस्वीर सामने आई है।
खुद तृणमूल के उत्तर 24 परगना जिला परिषद सदस्य मोहम्मद अफ्ताबुद्दीन बताते हैं कि एसआईआर शुरू होने से पहले ही यहाँ कई बांग्लादेशी रहते थे। अब सभी झुग्गियों में ताला बंद है। क्षेत्र के स्थानीय टीएमसी नेता के मुताबिक कुछ लोग बांग्लादेश चले गए हैं। यह सिर्फ एकमात्र न्यू टाउन की बात ही नहीं है। एसआईआर शुरू होने के बाद से बांग्लादेशी सीमा से सटे जिलों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच उत्तर 24 परगना के स्वरूपनगर के तराली हकीमपुर सीमा क्षेत्र से 97 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी बांग्लादेशी सतखीरा, बागेरहाट, नराइल, जशोर के निवासी हैं। इस बीच भाजपा ने वैध भारतीय नागरिकों के ही नाम एसआईआर में शामिल करने और घुसपैठियों के नाम हटाने की मांग की है। Our demand is legitimate Indian citizens' name should be included in the SIR. Those are not the Indian citizen, their names should be removed from the list, and special provision, because Bengal is a special state. During the partition it has been bifurcated into two parts, so special provision should be there for the refugees. बीते मंगलवार से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया के हिस्से के रूप में बीएलओ यानी बूथ स्तरीय अधिकारी इनुमरेशन फॉर्म वितरित करने के लिए घर घर जाना शुरू कर चुके हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि मतदाताओं की संख्या के अनुपात में एनुमरेशन फॉर्म वितरण में बंगाल के आंकड़े सकारात्मक हैं। बंगाल में 7,66,37,529 मतदाताओं तक बीएलओ को एनुमरेशन फॉर्म पहुंचाना है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के मुताबिक रविवार तक 4.85 करोड़ मतदाताओं तक एनुमरेशन फॉर्म पहुंच गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर यानी विशेष गहन संशोधन का विरोध कर रही हैं, लेकिन बंगाल में एनुमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र वितरण के आंकड़े बताते हैं कि बंगाल की जनता एसआईआर के पक्ष में है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भारी मात्रा में बम और हथियार बरामद किए गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान जिले के बेलडांगा से बड़ी संख्या में बम और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उल्लेखनीय है कि एनआईए पहले से ही बेलडांगा में हुए एक भीषण विस्फोट की जांच कर रही है। पिछले 4 दिनों में इस जिले से अब तक 100 से अधिक बम बरामद किए जा चुके हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ प्रसन्नजीत बक्सी और सौरभ की रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी राष्ट्रपति के ऐतिहासिक अंगोला दौरे की। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। अब
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर 11 नवंबर तक अपने दौरे के पहले चरण के तहत अंगोला में हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला यात्रा है। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक ये ऐतिहासिक यात्रा अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ संबंधों को मजबूत करने के भारत के कमिटमेंट को दिखाती है। अंगोला की यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगोला की राजधानी लुआंडा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान अंगोला के राष्ट्रपति जुआओ लोरेंको भी उपस्थित रहे। इसके बाद दोनों देशों के प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने रिफाइनरी के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति जताई। दोनों देशों ने हवाई सेवा समझौते को बढ़ाने पर भी सहमति जताई। मत्स्य पालन और समुद्री कृषि के क्षेत्र में भी समझौते हुए। भारत अंगोला के ऑयल एंड गैस का एक प्रमुख बायर है। हमारी ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला के साथ लॉन्ग टर्म परचेज कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करने की इच्छुक है। भारतीय ऑयल एंड गैस कंपनियां अंगोला में ऑनशोर और ऑफशोर अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की भी इच्छुक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए दोनों देशों के बीच गहराते रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ावा देने पर सहमत हैं। भारत का अफ्रीका के साथ एक विशिष्ट और ऐतिहासिक संबंध है। हम इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के ढांचे के अंतर्गत सभी अफ्रीकी देशों, विशेषकर अंगोला के साथ साझेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है। हम आगामी IAFS समिट के आयोजन की प्रक्रिया में है और उसमें अंगोला की सहभागिता की आशा करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि क्षेत्र दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अंगोला को वंदे भारत जैसी ट्रेनों का निर्यात कर सकता है। भारत के साथ साझेदारी को लेकर अंगोला ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने इस आधिकारिक यात्रा के दौरान अंगोला के 50वें स्वतंत्रता समारोह में हिस्सा लेंगी, संसद को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगी। मैं कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ आकाश पोपली, DD न्यूज़ अंगोला। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से कबाड़ की बिक्री कर करीब 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये राशि चंद्रयान 3 के बजट से भी ज्यादा है। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपए कमाए हैं और ये राशि चंद्रयान 3 के बजट से भी ज्यादा है। लगातार सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर काम कर रही है। 232 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस भी इस स्वच्छता अभियान के तहत फ्री हुआ है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से कबाड़ की बिक्री से कमाई की गई है। साथ ही इस कमाई से क्या नए काम किए जाएंगे उस पर भी काम किया जा रहा है। 2 से 31 अक्टूबर तक ये स्वच्छता अभियान चला है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता अभियान के तहत करीब 29 लाख फिजिकल फाइल्स को भी हटाया गया है। डिजिटल होती पूरी व्यवस्था में ये स्वच्छता अभियान बेहद अहम है। सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2021 में हुई थी और उसके बाद से तब से सरकार ने कबाड़ और उपयोग से बाहर हो चुके सामान को बेचकर लगभग 4100 करोड़ रुपए कमाए हैं। स्वच्छता अभियान के अगर पिछले चरणों की हम बात करें तो उस दौरान 137 लाख से ज्यादा पुरानी फाइलों को हटाया गया था। ये एक तरह से एक बड़ा कबाड़ तमाम विभागों और मंत्रालयों में मौजूद था लंबे समय से। इस अभियान में 11,58,000 दफ्तरों की सफाई की गई है। 3 वरिष्ठ मंत्री मनसुख मांडविया, के राम मोहन नायडू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूरे अभियान की निगरानी की थी और इस अभियान के तहत बड़ा कबाड़ विभागों और मंत्रालयों से हटाया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे थिम्फू बना आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह! अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। भूटान की राजधानी थिम्फू में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 4 नवंबर से 19 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर से हजारों बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और शांति साधक एकत्रित हो रहे हैं।
ये आयोजन आध्यात्मिकता और संस्कृति के एक अनूठे संगम का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगामी मंगलवार से 2 दिन भूटान यात्रा पर रहेंगे। पीएम की यात्रा को लेकर भूटान के लोग काफी उत्साहित हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए अनुमति। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। भूटान की राजधानी थिम्फू इन दिनों अध्यात्म और शांति के रंगों में रंगी हुई है। यहाँ आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में दुनिया भर से आए बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और शांति साधक एक साथ जुटे हैं। मकसद है विश्व में सद्भाव, करुणा और एकता का संदेश फैलाना। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाला भूटान दौरा दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को और गहराई देगा। पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में किस तरह से संबंधों को और भी ज्यादा प्रगाढ़ बनाया जा सकता है, स्वयं आके बढ़कर न केवल रिलीफ भेजने का काम बल्कि भूटान में स्वयं आना, ऐसे 3-3, 4-4 कार्यक्रमों के बीच में ये आने वाले समय में भारत का और भूटान के रिश्तों को बहुत ज्यादा गहरा भी बनाएगा और भूटान भी अपने आप को भारत के सबसे नजदीक समझता है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आदर पूर्वक स्वागत करने के लिए भूटान के लोगों और नेतृत्व को हार्दिक धन्यवाद। ये अवशेष शांति, करुणा और सौहार्द का शाश्वत संदेश देते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश भारत और भूटान की साझा आध्यात्मिक धरोहर के बीच एक पवित्र कड़ी की तरह है। इस आयोजन में बौद्ध भिक्षु, स्थानीय निवासी वैश्विक शांति और कल्याण के लिए दूर दराज इलाकों से प्रार्थना करने आए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा को लेकर भी उत्साहित हैं। सिर्फ अकेले के लिए नहीं है, वो लिविंग बीइंग्स कितना आदमी है वर्ल्ड में, वो अर्थ में, वो सब के लिए पीस होने के लिए हम प्रार्थना करने के लिए इधर आए। वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है उसका पीस लाने के लिए हम भी इधर में पार्ट ले रहे हैं अभी। मोदी जी यहाँ भूटान पे आके बहुत खुश है और इसका स्वागत है यहाँ पे। ये आयोजन न सिर्फ भगवान बुद्ध की अमर शिक्षाओं को याद दिलाता है बल्कि भारत और भूटान के गहरे आध्यात्मिक संबंधों और दोस्ती की मिसाल भी पेश करता है। इस महोत्सव का मकसद सार्वभौमिक सद्भाव और करुणा का संदेश फैलाना है। ये महोत्सव बौद्ध धर्म की शाश्वत शिक्षाओं और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। प्रतिभागी सामूहिक रूप से वैश्विक शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दुनिया भर से बौद्ध भिक्षु, श्रद्धालु और शांति साधक इस महोत्सव में भाग ले रहे हैं। भूटान के शाही परिवार के सदस्य भी इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। थिम्फू से उठती ये प्रार्थनाएं सिर्फ भूटान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति, सद्भाव और करुणा का संदेश दे रही हैं। इस महोत्सव से भारत और भूटान के बीच आध्यात्मिक जुड़ाव और दोस्ती को मजबूती मिलेगी। विश्व कल्याण और विश्व शांति के इस सुर में भारत का सुर भी सम्मिलित है और ये सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के भारतीय दर्शन के पूर्ण तरह से अनुरूप भी है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे